हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरिंग साइंस। तो आज का थंबनेल देख के आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकती है, बट डीप डाउन बात करें तो फॉरेस्ट बिना ऑर्गेनाइज किए हुए फॉरेस्ट्री को हम डिटेल में जान नहीं सकते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई भी सब डिवीज़न के बारे में हमसे पूछ लिया जाता है या फिर कोई एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट के टाइप के बारे में हमें पूछ लिया जाता है, तो वो चीज़ हमें तभी क्लियर होगी जब हम उसको शुरुआत से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ भी फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक हिसाब से संगठन। तो देखिए, फॉरेस्ट को क्लासिफाइड किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में। उसका पर्पज़ कुछ भी हो सकता है, यानी कि डिस्क्रिप्शंस एज अ एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट या फिर रिकॉर्ड। अगर हमें कोई डेटा लेना है किसी भी फॉरेस्ट का, तो हम उसके लिए भी हमें एक ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा और उसके मैनेज करना पड़ेगा उस चीज़ को, एंड देन डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके और हो सकते हैं आपके। हम लोग अगर सिल्वीकल्चर मैनेजमेंट करें वहाँ पे, या कोई नई टेक्निक्स का यूज़ करें फॉरेस्ट को अच्छा ग्रो करने के लिए, या फिर पेस्ट कंट्रोल, या कि बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं तो उन डिजीज़ से कवर अप करने के लिए ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है। साथ साथ में आपका जो भी वेस्ट हो रहा है रिसोर्सेज में, उस वेस्ट को आपको फेलियर से अलग करना है, और क्यों वेस्ट हो रहा है उसका रीज़न जानने के लिए, यानी कि एक तरीके से वहाँ की स्टडी करने के लिए, और अलग अलग फॉरेस्ट टाइप को कैरेक्टराइज करके उनको अलग से तरीके से ट्रीटमेंट देने के लिए, उसके लिए फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी ज़रूरी होता है। बाकी मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड तो फिर है ही। तो इसी पर्पज़ से अलग अलग सब डिवीज़न बनाए गए हैं फॉरेस्ट के। तो देखिए, कुछ नीचे हैं क्लासिफिकेशन कर किया हुआ है। फर्स्ट है आपका जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, और इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं इसको। सेकेंड वन इज़ फंक्शनल, एंड द थर्ड लीगल, टेरिटोरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइज्ड, मैनेजमेंट और सिल्वीकल्चर। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ दो सब डिवीज़न के बारे में बात करेंगे, जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेट और फंक्शनल के बारे में। ठीक है, तो देखिए, ये तो सब डिवीज़न है। अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो यही सब डिवीज़न डिवाइडेड किए गए हैं अलग अलग ग्रुप्स में। यानी कि अगर हम इंडिया में फॉरेस्ट कितने हैं ये की बात करें, तो इसमें 16 टाइप के ग्रुप्स हैं फॉरेस्ट के, यानी कि 16 अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर कभी बात होती है कि बिगेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया, तो एरिया वाइज की बात होती है, तो इसके लिए बिगेस्ट है एमपी में। एमपी का जो फॉरेस्ट है वो बिगेस्ट फॉरेस्ट कहा जाता है। चलिए ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेट को पढ़ते हैं। देखिए, ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक का मीनिंग है कि जो हमारा भौगोलिक एरिया है, किसी भी एरिया का जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहाँ की सिचुएशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन है, और साथ साथ में जो वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ का वातावरण है, उस पे बेस्ड जो कुछ फॉरेस्ट हैं जिनका इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी क्लाइमेट का जिनमें इफ़ेक्ट पड़ता है उसको, और या फिर आप कह सकते हो इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी इसको कहा जाता है। मीन्स कि जो पारिस्थितिक तंत्र पे बेस्ड हो। ठीक है, देखिए, अंडर दिस फॉरेस्ट are divided into forest types. 5 major groups are recognized in India. इंडिया में 5 मेजर ग्रुप्स हैं, फिर इसके सब ग्रुप्स और भी हैं 16, जो कि मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट वन है इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को अगर हिंदी में बोलें तो हिंदी में बोलते हैं इसको उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस रेनफॉल होती है, पूरे साल भर आपको वहाँ बारिश मिल जाएगी। ऐसे एरियाज़ को, वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट ग्रो करते हैं या जो भी ट्री ग्रो करते हैं, सॉरी, उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, और मैं इसके कुछ कैरेक्टर्स बता देती हूँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। यहाँ पे क्या होता है, वेरी हाई एनुअल रेनफॉल होता है, जो कि मैंने बता दिया है। और जो टेम्परेचर यहाँ का होता है, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर हमेशा एवरेज रहता है, हाई एवरेज रहता है। ठीक है, और जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है वो क्या है, पुअर रहता है, यानी कि इतनी इनरिच नहीं रहती है सॉइल। ठीक है, और साथ साथ में बट एक चीज़ यहाँ पे अच्छी होती है, वो होती है कि यहाँ पे हाई लेवल की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स की वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि स्पीसीज रिचनेस होती है, अलग अलग टाइप के स्पीसीज वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। आई समझ बात। नेक्स्ट है आपका माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसका हिंदी में है कि पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन जिसको कहा जाता है, उनको इंग्लिश में कहा जाता है माउंटेन सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो देखिए, पहले पढ़ लेते हैं। फाउंड इन द रीजन ऑफ फेयरली हाई रेनफॉल बट वेयर टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन विंटर एंड समर आर लेस मार्क्ड, विच मीन
कि यहाँ पे बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है, ये भी वही एरिया वाले फॉरेस्ट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बट वहाँ पे क्या है, सर्दी और गर्मी के बीच में जो टेम्परेचर होता है उसका जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। आई बात समझ में? और साथ साथ में विंटर जनरली गोज़ डाउन विदाउट रेन्स, और कभी कभी जो सर्दियाँ होती हैं वो तो विदाउट रेन्स के भी चली जाती हैं। और इनका एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये होती है 1500 मीटर एल्टीट्यूड से ऊपर होती है साउथ में, और नॉर्थ की बात की जाए तो 1800 मीटर्स। ओके, और ये फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? ये फॉरेस्ट मिलते हैं आपके आसाम के रीजन में, नागालैंड, मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश में। इस टाइप के फॉरेस्ट अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। ओके, तो देखिए, डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड विच कॉज अ चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन ऑन माउंटेनियस एरियाज। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ एल्टीट्यूड हाई होता है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई बढ़ती रहती है और टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेचुरल वेजिटेशंस जो होती है वो ग्रो करती है वहाँ पे। ठीक है, और मेनली यहाँ पे इस एरियाज़ में, माउंटेन टेम्परेट के एरियाज़ में क्या होता है कि कोनीफेरस ट्रीज़ बहुत मिलते हैं। कोनीफेरस मीन्स समझते हो आप? कोनीफेरस मीन्स कि यानी कि जो ऐसे कोन शेप्ड के होते हैं, जैसे कि आपका देवदार हो गया और सिदार हो गया, फर हो गया, स्प्रस हो गया। ठीक है, ऐसे जो कि कोन शेप्ड के होते हैं, इस तरीके के फॉरेस्ट, इस तरीके के वहाँ पे ट्रीज़ मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है सब अल्पाइन। देखिए, फॉरेस्ट इन ट्रांजिशन जोन फ्रॉम डेंस फॉरेस्ट बिलो टू अल्पाइन टुंड्रा अबव ट्री लाइन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो एक वृक्ष रेखा होती है यानी ट्री लाइन होती है, उसके नीचे के जो डेंस फॉरेस्ट हैं, डेंस मीन्स होता है जो घने जंगल हैं, और जो टुंड्रा है, अल्पाइन टुंड्रा जिसको बोलते हैं, उससे बीच का क्षेत्र जो होता है, बीच का एरिया, यानी कि किसका एरिया, फिर से बता दूं मैं आपको, जो ट्री लाइन के नीचे के जो घने जंगल हैं वहाँ से जो अल्पाइन टुंड्रा है उसके बीच का जो एरिया है वहाँ पे सब अल्पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, और ये भी जनरली यहाँ पे भी क्या होता है, कोनीफर ही मिलते हैं, यानी कि जो कोन शेप्ड के होते हैं। और जो ये फॉरेस्ट होते हैं ये नॉर्दर्न इंडिया साइड को मिलते हैं, अगर इंडिया की बात की जाए तो। ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक सब डिवीज़न का जो लास्ट ग्रुप है वो है अल्पाइन स्क्रब। इसमें देखिए क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, वो जो समुद्र के स्तर से 3500 मीटर्स ऊपर पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट, और फाउंड इन द बोथ द मेन हिमालय रीजन एंड द ट्रांस हिमालय बैरन फ्रीजिंग डेजर्ट। और ये पाए जाते हैं हिमालयी जो बंजर एरिया है और या फिर बर्फीली रेगिस्तान में भी ये पाए जाते हैं। जनरली जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, हिमाचल का एरिया एंड यूके का एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दिस मेजर ग्रुप हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 16 टाइप ऑफ ग्रुप्स। एज आई सेड कि 16 टाइप में ये फिर बाद में डिवाइड होते हैं, और इसकी मैं आपको कभी डिटेल में एक वीडियो के थ्रू समझा दूंगी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक डेटा एंड वेजिटेशन को देख के, वहाँ की प्रजातियों को देख के और वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन देख के। ओके, ईच सब ग्रुप्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉरेस्ट टाइप्स। और वो सब ग्रुप भी डिवाइड होते हैं कि वहाँ के फॉरेस्ट टाइप का यानी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वातावरण किस तरीके का है, और इडेफिक मीन्स कि वहाँ की सॉइल की कंडीशन कैसी है। और नेक्स्ट है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। देखिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, ये भी इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ने सजेस्ट किया फंक्शनल क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट्स में। फर्स्ट था आपका प्रोटेक्शन, नेशनल फॉरेस्ट एंड ट्री लैंड्स। ये किया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जब आई थी 1952 में। ठीक है, आफ्टर दैट द NCA सजेस्टेड अ मॉडिफाइड प्रोडक्शन। बाद में NCA ने, द नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने ये मॉडिफाई किया कि प्रोडक्शन फॉरेस्ट सब डिवाइडेड इनटू वैल्यूएबल फॉरेस्ट। ठीक है, तो प्रोडक्शन फॉरेस्ट है उसमें वैल्यूएबल फॉरेस्ट आएगा और एक एक्सेसिबल फॉरेस्ट आएगा। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट एंड सोशल फॉरेस्ट, फिर ये तो रहेंगे ही रहेंगे। ओके, तो ये तो थी आज के वीडियो में, 2 क्लासिफिकेशन हमने कर लिए हैं। आने वाली वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम लीगल
टेरिटोरियल एंड बाकी के बचे हुए कवर करेंगे। आई होप आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अगर वीडियो के किसी भी पॉइंट में आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर एंड लाइक तो फिर आपने करना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।